नौकरानी बनी बहुरानी। गौरव अपनी माँ रेखा को शॉपिंग करवा कर घर लाता है कि एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें गौरव के सर पर खरोच और रेखा के पाँव में चोट आती है। डॉक्टर उसे 1 महीने का रेस्ट देता है। दोनों घर आते हैं। माँ, मुझे माफ कर दो, मेरे कारण आपको चोट लग गई और डॉक्टर ने आपको 1 महीने का आराम करने को कहा है। अरे तू क्यों परेशान होता है, ठीक हो जाऊंगी, बस 1 महीने की बात है। माँ, मैंने कल की छुट्टी ले ली है, पर परसों तो मुझे काम पर जाना होगा। इस बीच आपका ख्याल कौन रखेगा? मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता और आपके बिना तो मैं भी नहीं रह सकता। अरे तू इतना कुछ मत सोच, सब काम अच्छे से हो जाएगा और तू ऑफिस पर जाना। मैं ऐसा करती हूँ, एक नौकरानी रख लेती हूँ। चंपा के घर एक लड़की काम करने आती है, उससे ही बोल दूंगी कि वो मेरे घर का भी कर जाए। हाँ माँ, इससे आपकी देखभाल भी हो जाएगी और घर भी संभल जाएगा। तभी गौरव अपनी माँ की बात सुनकर सामने की पड़ोसन चंपा को बुलाता है। रेखा उसे सब कुछ बताती है। अरे बस इतनी सी बात, मेरे घर जो लड़की काम करने आती है निशा, बहुत ही अच्छी है। वो बिल्कुल सर्वगुण संपन्न, फटाफट काम करती है और बहुत चुलबुली सी है। मैं उसको बोल दूंगी कि कुछ टाइम तेरे पास कर ले। शुक्रिया बहन, सच में तुमने तो मेरी चिंता ही खत्म कर दी। ऐसा कहकर चंपा चली जाती है। अगले दिन 9 बजे दरवाजे पर दस्तक होती है और जैसे ही गौरव दरवाजा खोलता है तो सुंदर सी गोरी चिट्टी मस्त नैन वाली निशा को देखकर निहारता ही रहता है। तभी वह बोलती है, अरे साहब नमस्ते, मैं निशा हूँ, वो चंपा आंटी ने मुझे यहाँ भेजा है। हाँ हाँ आओ, ये मेरी माँ है। वो दरअसल क्या है ना, कल हमारा एक्सीडेंट हो गया और घर में माँ अकेली रहती है तो काम मैनेज नहीं हो रहा था, तो आज से सिर्फ तुम्हें ही घर संभालना है। माँ का अच्छे से ख्याल रखना और घर के काम अच्छे से कर तो लेती हो ना? अरे साहब आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब काम बहुत अच्छे से करती हूँ, आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी और आंटी जी का आपका ख्याल भी बहुत अच्छे से रखूंगी। देखने में ही इतनी प्यारी है, बात भी इतने अच्छे से कर रही है। अच्छा आप जल्दी से अपने हाथ की चाय बना दे और इसके लिए नाश्ते में एक ऑमलेट सैंडविच बना दे। जी ठीक है। तभी निशा रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है, पर उसे सामान नहीं मिलता तो वो रेखा से आकर कहती है, आंटी जी मुझे कुछ सामान मिल नहीं रहा, चीनी और चाय पत्ती के डिब्बे कहाँ हैं और मसालदानी भी। बेटा मेरी मजबूरी है, अभी मेरे पाँव से चला नहीं जा रहा। ऐसा कर गौरव को अपने साथ रसोई में ले जा, वो तुझे सब बता देगा। ठीक है आंटी जी। तभी निशा गौरव के पास आती है। साहब जी मुझे रसोई में सामान का पता नहीं चल रहा है और कल से आप शायद काम पर जाओगे, इसलिए मुझे सारा सामान अभी बता दीजिए ताकि मुझे काम करने में देरी ना हो। ठीक है चलो। तभी रसोई में जाकर गौरव उसे एक एक डिब्बे का हिसाब बता देता है। जैसे ही वह स्टूल पर चढ़कर कुछ सामान लेती है तो उसका पैर फिसल जाता है और गौरव उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। शुक्रिया साहब, आपने बचा लिया, वरना आज ही मेरी हड्डी पसलियां टूट जाती। पक्का ना? आर यू ओके? जी साहब, ओके ओके। तभी फटाफट चाय नाश्ता बनाकर निशा दोनों को देती है, जिसे खाकर गौरव कहता है, अरे वाह, सच में तुमने तो बहुत ही अच्छा खाना बनाया है। आहा, बरसों बाद मैंने इतनी बेमिसाल चाय पी है जिसमें बराबर अदरक और लोगों का स्वाद आ रहा है। वैसे तू सच में ही अच्छी है। और कौन कौन है तेरे घर में? आंटी जी माँ बाबा हैं घर में, बस उनके लिए ही काम करती हूँ, उनकी भी हालत थोड़ी नाजुक सी रहती है। अच्छा सुनो निशा, माँ की दवाई का टाइम हो रहा है, सुबह नाश्ता खाने के बाद 8 बजे उन्हें दवाई दे देना। जी ठीक है। तभी निशा दवाई लाकर रेखा को दे देती है और वह खा लेती है। अगले दिन रेखा के धीरे धीरे पाँव की वो मालिश भी करती है। आंटी जी अब आपको कैसा लग रहा है? अरे वाह बेटी, तेरे हाथों की मालिश में तो बहुत ज्यादा हल्का महसूस हो रहा है, तुझसे मालिश करवा कर। ठीक है तो मैं रोज कर दिया करूंगी। ये सब गौरव देख रहा होता है। तभी उसे अपनी शर्ट नहीं मिलती तो बोलता है, अरे माँ, मेरी ब्लू वाली शर्ट नहीं मिल रही है, आज मेरी मीटिंग है, मुझे वही पहनना है, कहाँ है? अभी देती हूँ। निशा जरा छत से नीली वाली शर्ट उतार के गौरव को प्रेस करके दे दे। जी अभी देती हूँ। तभी निशा शर्ट को प्रेस करके गौरव को देती है। गौरव जब वह शर्ट पहनता है तो उसकी कमीज का एक बटन टूट जाता है। ओहो, मुझे मीटिंग में लेट हो रहा है, अब ये बटन कौन लगाएगा? साहब मैं लगा देती हूँ, 1 मिनट में। तभी निशा पहनी हुई शर्ट के करीब आकर सुई से उसकी शर्ट का बटन लगाती है, जिसके बाद गौरव को अच्छा सा महसूस होता है।
पता नहीं मुझे क्या हो जाता है जब भी ये लड़की मेरे आसपास होती है। साहब हो गया, अब आप मीटिंग में जा सकते हैं। और ये लीजिए आपका टिफिन। आंटी ने बताया मटर पुलाव आपके पसंदीदा है, तो मैंने वही रखा है, साथ में लहसुन की चटनी। ठीक है। ये कहकर वो ऑफिस चला जाता है और अपना लंच खाकर उसे बहुत अच्छा लगता है। साथ ही उसके दोस्त भी खाने की तारीफ करते हैं। घर आकर वह निशा को अच्छा खाना बनाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। वक्त गुजरता है। बहुत तेजी से निशा घर के सारे काम को खत्म कर लिया करती थी और रेखा का ख्याल रखती थी। उसे पार्क में टहलाने ले जाती थी। धीरे धीरे उसका पाँव जल्दी ठीक हो रहा था और एक दिन उसकी माँ अपने पैरों पर खड़े होकर कहती है, अरे मेरे पाँव का दर्द भी गया और मैं चलने भी लग गई। निशा बेटी, तूने तो सच में कमाल कर दिया। तूने बहुत ख्याल रखा है मेरा और 15 दिन में ही तूने मुझे ठीक कर दिया। शुक्रिया तेरा। आंटी जी, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, आप तो मेरी माँ जैसी हैं। घर का कितना ख्याल रखती है, काश इसके जैसी ही मुझे बहू मिल जाए अपने बेटे के लिए। ये देखकर गौरव बहुत खुश हो जाता है और उसे अनजाने में गले लगकर थैंक यू कहता है। तभी निशा के दिल में भी गौरव के लिए जगह बनने लगती है। अब दोनों एक दूसरे से काफी बातें किया करते थे। वहीं एक दिन गौरव घर नहीं आता तो उसके दोस्त रेखा को गौरव के गायब होने की बात बताते हैं। घबराई हुई रेखा को देखकर निशा पूछती है, आंटी जी क्या हुआ गौरव साहब को? पता नहीं कहाँ चला गया, बोल रहा था ऑफिस से निकला है और उसकी गाड़ी खाली है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। तभी निशा आंधी तूफानों में गौरव को ढूंढती हुई उसके कार के पास पहुंचती है और उसे ढूंढती है। फिर घबरा कर कहती है, गौरव कहाँ गए? मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। गौरव साहब आप कहाँ हैं? मेरा दिल क्यों कह रहा है कि आप आस पास ही हैं। तभी डिक्की में से खटखट की आवाज आती है। कहाँ से आवाज आ रही है? कहीं यहीं पर तो नहीं है। तभी निशा जल्दी से डिक्की खोलकर देखती है, जहां उसे बेहोश गौरव मिलता है। वह जैसे तैसे उसे वहां से बाहर निकालती है। क्योंकि गौरव का वजन ज्यादा था, फिर कार में से पानी निकालकर उसके मुंह पर डालती है। तभी गौरव को होश आता है और वह उसके गले लग जाता है। निशा, तुमने बचाया है मुझे। तुम डरी हुई क्यों हो मेरे लिए? हाँ? सच बताना। वो मैं आपसे प्यार करती हूँ, इसलिए ढूंढते हुए यहाँ आ गई। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। धीरे धीरे कब तुमने मुझे और मेरे घर को संभाल लिया पता ही नहीं लगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ गौरव, मैं आपसे शादी करूंगी। इसके बाद दोनों घर जाते हैं। रेखा अपने बेटे को देखकर कहती है, मेरा बेटा आ गया। मुझे पता था निशा तू मेरे बच्चे को सही सलामत लेकर आएगी। मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे बच्चे का तू इतना ख्याल रखती है। तुझे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। गौरव, तू शादी करेगा ना? हाँ माँ, हम दोनों को ये रिश्ता मंजूर है। कुछ ही दिन में दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है। जहाँ मुंह दिखाई में पड़ोसन आकर कहती है, अरे ये क्या किया तूने? नौकरानी को अपनी बहुरानी बना लिया। न जात बिरादरी, ऊपर से गरीब। और भला कोई नौकरानी भी बहुरानी बन सकती है? जब लड़की इतनी सुंदर, सुशील, होनहार और सर्वगुण संपन्न है तो क्या बुरी बात है? जात बिरादरी कौन देखता है? अरे इसने तो मेरी इतनी सेवा की है कि कोई अपना भी नहीं करता। और मेरे घर, मेरे बेटे को भी इसी ने संभाला। बिल्कुल ठीक कहा तूने, बहू के रूप में तुझे हीरा मिल गया है। इस तरह रेखा लोगों का मुंह बंद करके अपनी बहू की नजर उतारती है और उसे महंगे तोहफे से नवाजती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। बेटा, तू जल्दी से घर वापस आ जा। काफी समय हो गया है तुझे घर से बाहर रहते हुए। अब तो तेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। मैं चाहती हूँ कि तू वापस आकर एक सुंदर सी अच्छी सी लड़की से शादी कर ले और अपना घर बसा ले। नताशा अपने बेटे रोहन से बात कर रही होती है। रोहन बचपन में ही पढ़ाई के लिए विदेश चला जाता है और कुछ ही दिनों में वो अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ रहा होता है, जिसकी खुशी में नताशा उसके आने से पहले ही घर की अच्छे से साफ सफाई और उसका कमरा अच्छे से तैयार करवा देती है। देखो आरुषि, घर की साफ सफाई अच्छे से करना और मेरे बेटे रोहन के कमरे की सजावट तो तुम ही करना। मैं जानती हूँ तुम्हारी जितनी अच्छी साफ सफाई और सजावट कोई नहीं कर सकता। आप चिंता मत कीजिए, मैं घर की साफ सफाई कर दूंगी और रोहन जी के कमरे को भी अच्छे से सजा दूंगी। इतना कहकर आरुषि साफ सफाई में लग जाती है और रोहन के कमरे को भी अच्छे से सजा देती है। जिसके बाद आरुषि रसोई में खाना बना रही होती है। तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अरे आरुषि, जरा देख तो सही कौन आया है दरवाजे पर। आरुषि तुरंत दरवाजा खोलती है। उसके सामने एक नौजवान लड़का सूट बूट पहनकर खड़ा होता है, जिसे देखकर वो कहती है, अरे ये तो कुरियर वाला है। बताइए किसके लिए कुरियर आया है? अरे क्या कहा कुरियर वाला?
अरे मैं कुरियर वाला नहीं हूँ, मैं तो इस घर का बेटा हूँ। ऐसा कहकर वो घर के अंदर आ जाता है। अरे इस तरह घर में क्यों घुसे चले आ रहे हो? कुरियर वाले होकर हमारे ही घर पर रौब जमा रहे हो। तभी नताशा अपने बेटे रोहन को देखकर बहुत खुश होती है और उसे गले से लगाते हुए कहती है, अरे मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया, पहचानने में ही नहीं आ रहा। तुझे देखकर तो मेरी आंखें ही भर आई। अरे माँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये लड़की मुझे कुरियर वाला क्यों कह रही थी? ओहो, इसे छोड़िए, तो घर की नौकरानी है और अनपढ़ भी, इसे कुछ नहीं पता। ये सुनने के बाद आरुषि को बहुत बुरा लगता है। वहीं नताशा अपने बेटे को अपने कमरे में ले जाती है और उसके साथ ढेर सारी बातें करती है। वहीं दूसरी तरफ जब रोहन अपने घर में आरुषि को काम करते हुए देखता है तो आरुषि उसे बहुत पसंद आती है, क्योंकि आरुषि बहुत ही खूबसूरत थी। हर कोई उसकी खूबसूरती के पीछे पागल था, लेकिन नताशा उसके साथ नौकरानी से भी बहुत बुरा सलूक करती है। अरे आरुषि, ये क्या, तूने फिर से कांच के ग्लास तोड़े हैं? तुझे पता है कितने महंगे आते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, गलती से हो गया। गलती से या फिर जानबूझकर? अरे तू तो चाहती नहीं कि इस घर में कोई अच्छी चीज रहे। चल अब जल्दी से ये कांच यहाँ से उठा ले, नहीं तो किसी के पैर में चुभ जाएगा। ऐसा कहकर नताशा वहां से चली जाती है, जिसके बाद आरुषि फर्श पर पड़े हुए कांच को हाथ से उठाने लगती है, जिसकी वजह से उसके हाथ में कांच लग जाता है और खून निकलने लगता है। ये सब रोहन देख लेता है और उसके पास आकर कहता है, अरे तुम पागल हो गई हो क्या? कोई कांच को हाथ से उठाता है? हाँ, कांच को कभी भी हाथ से नहीं उठाते। देखो तुम्हें चोट लग गई ना, अब उठो यहाँ से। रोहन आरुषि को कांच उठाने नहीं देता, जिसके बाद वो खुद कांच को उठाकर कूड़े में फेंक देता है। एक दिन रोहन आरुषि के कमरे के बाहर से गुजर रहा होता है। अरे ये तो आरुषि का कमरा है और इसके अंदर बिल्ली घुस गई। हाँ, अभी निकालता हूँ इस बिल्ली को। रोहन बिल्ली को निकालने के लिए आरुषि के कमरे में चला जाता है, जहाँ वो आरुषि के कमरे की हालत देखता है। अरे ये तो आरुषि का कमरा कम घर का स्टोर रूम ज्यादा लग रहा है। तभी रोहन की नजर एक तस्वीर पर पड़ती है, जिसमें आरुषि अपने माता पिता के साथ होती है। अरे ये क्या, ये तो पापा के बहुत खास दोस्त हैं। इसका मतलब आरुषि इनकी बेटी है। लेकिन फिर माँ आरुषि के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों करती हैं? उस दिन के बाद से रोहन को आरुषि और भी पसंद आने लगती है। एक दिन रोहन अपनी माँ के कमरे में जाकर उनसे कहता है, माँ, आरुषि तो पिताजी के खास दोस्त की बेटी है। आरुषि के माता पिता कहाँ गए और आप आरुषि से इस घर का काम क्यों करवाती हो? ये सुनते ही नताशा को कुछ समझ नहीं आता और वो घबराने लगती है। घबराहट में वो अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा, ये तू क्या बात कर रहा है? मुझे नहीं पता कि ये लड़की धर्मेश भाई साहब की बेटी है। मुझे तो ये लड़की एक दिन सड़क पर मिली थी, जिसके बाद मैं इसे अपने घर ले आई और घर का काम करने के लिए रख लिया। ओके माँ, आपसे जो हुआ उसे भूल जाइए। आप जानती हो ना, आरुषि के माता पिता ने हमारी कितनी मदद की और मुझे विदेश भेजने में भी उनका ही हाथ था। आज जो भी मैं हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। अब से आरुषि इस घर में काम नहीं करेगी माँ। उस दिन के बाद से रोहन आरुषि को घर में काम नहीं करने देता। इस बात से नताशा को बहुत गुस्सा आता है और वो अकेले में मौका देखकर आरुषि को बहुत जली कटी सुनाती है। वहीं दूसरी तरफ देखते ही देखते रोहन को आरुषि से बहुत प्यार हो जाता है और एक दिन वो अपनी माँ के पास आकर कहता है, माँ, मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। आखिर वो खुशनसीब कौन है जिसे मेरा बेटा पसंद करता है? जरा मुझे भी तो बता। रोहन आरुषि को नताशा के सामने लाकर खड़ा कर देता है और कहता है, माँ, यही है वो लड़की जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। ये तू कैसी बातें कर रहा है? एक नौकरानी से तुझे प्यार हो गया? हर ये घर की नौकरानी है और नौकरानी ही रहेगी। माँ, ये इस घर की नौकरानी नहीं है। पहले ये घर की बेटी थी और आज से ये इस घर की बहू है। रोहन जिद करके आरुषि से शादी कर लेता है, लेकिन ये सब नताशा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो हर रोज अपनी सहेलियों को बुलाकर आरुषि की बेइज्जती करती रहती। एक दिन नताशा की एक दोस्त कॉफी पी रही थी और वो जानबूझकर कॉफी का कप नीचे गिरा देती है। अहो, ये क्या, मुझसे तो ये कप नीचे ही गिर गया। सॉरी नताशा। अरे तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? ये सब तो होता ही रहता है। चलो आरुषि, जल्दी से इसे साफ कर दो। आरुषि चुपचाप कप उठाकर जमीन साफ करने लगती है। तभी रीटा उसके हाथ पर अपना पैर रख देती है। उसी समय वहां रोहन आ जाता है और ये सब आरुषि के साथ होता हुआ देख लेता है।
आरुषि, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ। रोहन आरुषि का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाता है। ये देखकर नताशा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सहेलियों को वापस उनके घर भेज देती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रोहन को अपना एक इम्पोर्टेंट कागज चाहिए होता है। अरे माँ तो मंदिर गई है, अब मुझे मेरा इम्पोर्टेंट कागज कैसे मिलेगा? एक काम करता हूँ, माँ की अलमारी खोलकर खुद ही निकाल लेता हूँ। रोहन अपनी माँ की अलमारी खोलकर अपना कागज ढूंढने लगता है। देखते ही देखते उसके हाथ एक ऐसा कागज लगता है जिसे देखकर वो बहुत हैरान रह जाता है। अरे ये क्या? ये तो प्रॉपर्टी के पेपर है, लेकिन ये प्रॉपर्टी के पेपर तो पापा के दोस्त यानी आरुषि के पिता के हैं और इसकी पूरी वसीयत आरुषि के नाम है। यानी कि जिस मकान में हम लोग रहते हैं ये मकान आरुषि का है। ये देखते ही वो बहुत अचंभित रह जाता है, जिसके बाद वो अपनी माँ के आने का इंतजार करता है और अपनी माँ के आते ही उनसे पूछता है, माँ मुझे पूरी सच्चाई बताओ, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। आखिर आरुषि के माता पिता कहाँ हैं? उनके साथ क्या हुआ? नताशा की सच्चाई रोहन के सामने आ ही जाती है, जिसके बाद वो रोहन को बताती है, ये घर तुम्हारे पिताजी के दोस्त का ही है और आरुषि इस वसीयत की इकलौती वारिस है। माँ आप उस बेचारी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आता। मुझे अपनी गलती का एहसास है। आज के बाद मैं आरुषि के साथ ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी और उसे अपनी बहू ही मानूंगी। उस दिन के बाद से नताशा आरुषि के साथ बहुत अच्छे से रहना शुरू कर देती है। एक छोटे से गांव में दो गरीब बूढ़े माता पिता की 3 बेटियां उनके साथ रहती थीं। वो तीनों ही बहुत समझदार थीं और इन तीनों को मेकअप करने का बहुत शौक था। अरे बबीता जरा देख तो सही, मैंने ये वाला मेकअप मंगवाया है, अच्छा है ना? अरे मेकअप तो अच्छा है, लेकिन अभी खर्चा करने की क्या जरूरत है? तुम जानती हो ना, अभी हमें पिताजी का इलाज करवाना है और उसके लिए हमारे पास पूरे पैसे भी नहीं हैं। तुम सही कह रही हो, लेकिन कमाया भी तो तभी जाएगा जब हमारे पास मेकअप का सारा सामान होगा। कुछ कुछ सामान खत्म होता जा रहा है। और आपने मुझे बेवजह ही डांट दिया। मेरी प्यारी बहना, तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है, तुम सब कुछ तो जानती ही हो। अभी के लिए 1-1 रुपया भी बहुत जरूरी है। बबीता इतना कह ही रही होती है कि तभी उनके फोन पर किसी की कॉल आती है। अरे चाची जी, आप कहिए, किस काम से फोन किया आज आपने? अरे बबीता, दरअसल बात ये है कि मुझे मेरे भैया की शादी में जाना है और मैं गर्भवती हूँ, इसलिए तुम्हारे पास नहीं आ सकती। क्या तुम मेरे घर आकर मेरा मेकअप कर दोगी? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे चाची जी, आप बस अभी रुकिए, मैं आती हूँ 5 मिनट में। तभी शकुंतला फोन छीन लेती है और विमला से कहती है, मेरी बेटियां किसी के घर जाकर मेकअप नहीं करेंगी, समझी तुम? और अब दोबारा कॉल मत करना। माँ, ये आपने क्या किया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखो, गांव में हमारी कुछ इज्जत है, तुम तीनों क्यों नहीं समझती हो मेरी बात को? लेकिन माँ, हमारे काम में बुराई ही क्या है जो आप हमेशा हमें हमारे काम के लिए ताने देती रहती हो? हम कितनी मेहनत से काम करते हैं, जरा सोचो, अगर हम कमाएंगे नहीं तो पिताजी का इलाज पूरा कैसे होगा? अरे मैं हूँ अभी उन्हें देखने के लिए, लेकिन बिटिया तुम मेरी बात नहीं समझती हो। आजकल का जमाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे तुम तीनों पर बहुत भरोसा है, लेकिन जमाने पर नहीं। क्या पता किस घर में शैतान बैठा हो और तुम्हारी जिंदगियां बर्बाद कर दे। इतना भरोसा भी करती हो और फिर ऐसी बातें भी करती हो। माँ, हम इस दुनिया से लड़ सकते हैं। हाँ माँ, आप तो बेकार में ही चिंता करती हो। ऐसा कहने के बाद वो तीनों विमला के घर के लिए निकल जाती हैं, जिसके बाद वो तीनों बहनें मिलकर विमला का बहुत अच्छा मेकअप करती हैं। अरे वाह बच्चियों, तुमने तो मुझे बहुत अच्छे से तैयार किया है। मेरी तो काया ही पलट गई। इस पूरे गांव में तुम जैसा मेकअप कोई भी ब्यूटी पार्लर वाली नहीं कर सकती। ये तो है चाची जी, हमारे काम में सफाई बहुत है, तभी तो ब्यूटी पार्लर ना होने पर भी लोग हमें ही बुलाते हैं। अरे मेरी पगलियों, ये सोचो, जब ब्यूटी पार्लर ना होने पर तुम्हारी इतनी कमाई होती है तो ब्यूटी पार्लर होने के बाद कितनी कमाई होगी। हाँ सही कहा चाची, लेकिन ये हम तब शुरू करेंगे जब हमारे पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उनके ठीक होने के बाद हम तीनों बहनें अपना खुद का एक ब्यूटी पार्लर खोलेंगी। तुम तीनों बहुत अच्छी और समझदार हो। भगवान तुम्हारे जैसी बेटियां हर माँ बाप को दे। विमला खुश होकर उन तीनों को 3000 रुपए देती है, जिसके बाद वो तीनों अपने पैसे लेकर रात के समय वापस घर लौटने लगती हैं। आज तो काफी देर हो गई है, हमें जल्दी ही घर पहुंचना होगा। माँ हमारा इंतजार कर रही होंगी।
वो तीनों बहनें चुपचाप सुनसान सड़क से जा रही होती हैं, लेकिन तभी वहां पर एक कार आती है जिसमें मुखिया के बेटे के साथ उसके दोस्त भी बैठे होते हैं। सभी शराब के नशे में होते हैं। अरे वाह, क्या मज़क कली है, इसे देखते ही रात सुहानी लगने लगी है। अरे ये तितलियां आखिर जा कहाँ रही हैं? चलो जरा इनका हालचाल पूछ लेते हैं। अरे तुम क्यों पंगा ले रहे हो? देख सुमित, तेरे पिता इस गांव के मुखिया हैं। अगर उन्हें इन सब के बारे में पता चल गया तो हमारी खैर नहीं। ओहो, तू कितना फट्टू है। चला, तुझे जिंदगी के मजे लेना सिखाता हूँ। वो तीनों कार से निकलकर सिया, बबीता और रेशमा के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो तीनों बहनें डर जाती हैं। कौन हो तुम तीनों और हमारे पास क्यों आए हो? अरे वाह, क्या बात है, ये वाली तितली तो बहुत फड़फड़ा रही है। ये तो मेरी तितली है। राघव अचानक से सिया का हाथ पकड़ लेता है। छोड़ो छोड़ो मुझे, मेरा हाथ क्यों पकड़ा है तुमने? अब ये हाथ ना छोड़ूंगा गोरिये। ये सब देख रेशमा वहां से मौका देखकर भाग जाती है और गांव जाकर गांव के कुछ लोगों को इसके बारे में बताती है। वहीं दूसरी तरफ सुमित अपने दोस्तों के साथ मिलकर सिया और बबीता के साथ छेड़छाड़ कर रहा होता है। कुछ ही देर में रेशमा सही समय पर आकर अपनी दोनों बहनों को बचा लेती है। गांव के सभी लोग मिलकर उन तीनों को पकड़ लेते हैं और उन्हें मारते भी हैं। अगले दिन पंचायत बैठती है। मैं जानता हूं कि मेरे बेटे और उसके दोस्तों की बहुत बड़ी गलती है और इस गलती की सजा देने के लिए मैं अपने बेटे और उसके दोस्तों की शादी इन तीनों लड़कियों से करवाना चाहता हूं। मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। तभी शकुंतला सिया के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है। अब और क्या रह गया है? पूरे गांव में हमारी बदनामी तो करवा ही चुकी हो। अब इस शादी को करके अपना घर बसाओ। लेकिन माँ, बस एक और शब्द नहीं सुनना चाहती हूँ मैं। मुखिया जी, मैं इस फैसले से खुश हूँ। शकुंतला अपनी बेटियों की एक नहीं सुनती, जिसके बाद वो अपनी गरीब बेटियों की इज्जत बचाने के लिए उनकी शादी सुमित, राघव और अरुण से करवा देती है। लेकिन शादी के बाद भी वो तीनों खुश नहीं रहती, क्योंकि सुमित, राघव और अरुण उन तीनों के ऊपर बहुत अत्याचार करते हैं और पूरी रात अपनी माशूकाओं के साथ बाहर रहते हैं। एक दिन, रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी भी करना चाहता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। अनन्या, क्या तुम भी मुझसे शादी करना चाहती हो? हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्यों ना आज हम सभी अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर लें? वो तीनों ही अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के बारे में सोच रहे होते हैं, तो वहीं वो तीनों बहनें आपस में बात कर रही होती हैं कि उनके पास उनकी विमला चाची आ जाती हैं। अरे मेरी बच्चियों, तुम तीनों यहाँ हो और मैं तुम तीनों को ही ढूंढ रही थी। क्या तुम मेरा मेकअप कर दोगी? पूरे गांव में आज कोई भी पार्लर नहीं खुला, सबकी छुट्टी है। हाँ हाँ चाची जी, वैसे भी कई समय से हम तीनों ने किसी का मेकअप नहीं किया है। ऐसा कहने के बाद वो तीनों विमला का मेकअप कर देती हैं। विमला बहुत खुश होती है और तीनों को 1,000 रुपए देकर वहां से जाने लगती है। उसे जाते हुए देख मुखिया देख लेता है। मेरी बहू होने के बाद तुमने सड़क छाप लड़कियों की तरह पैसों के लिए मेकअप किया? तुम इस घर में रहने के लायक ही नहीं हो, निकल जाओ मेरे घर से। इधर मुखिया उन तीनों बहनों को घर में से निकाल देता है। उधर सुमित, राघव और अरुण तीनों अपनी पसंद की लड़कियों से शादी करके उन्हें घर ले आते हैं। तीनों बहनें रोते रोते विमला के पास पहुंच जाती हैं और उसे सब कुछ बता देती हैं। अरे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इसे अपना ही घर समझो। आज से तुम इस घर में भी रह सकती हो और अपना काम भी कर सकती हो। उस दिन के बाद से वो तीनों मिलकर विमला के घर से ही पार्लर का काम करना शुरू कर देती हैं और खूब पैसा कमाने लगती हैं। देखते ही देखते उन तीनों का नाम दूसरे गांव में भी फेमस हो जाता है, जिसके चलते उन्हें कई हजारों रुपयों की बुकिंग आने लगती है और अब वो अपना खुद का एक बहुत बड़ा पार्लर भी खोल लेती हैं। चाची जी, अगर आज आपने हमारा साथ ना दिया होता तो हम कभी भी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते। आज हम इस लायक हो गए हैं कि हम अपने माता पिता का भी अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। एक तरफ तीनों गरीब बहनों की जिंदगी संभल जाती है, तो दूसरी तरफ सुमित, राघव और अरुण की पत्नियां उन्हें लूट कर भाग जाती हैं, जिसके चलते वो सड़क पर आ जाते हैं और उन्हें उनकी गलती की सजा मिल जाती है। अब सिया, रेशमा और बबीता अपना पार्लर चलाती हैं और खुशी खुशी एक साथ रहती हैं। रात का समय होता है, बहुत जोर से बारिश हो रही होती है। ऐसी घनी बारिश में एक औरत अपनी गोदी में एक बच्चे को लेकर रोते हुए जा रही थी। हे भगवान, ये सब तू मुझे कैसे दिन दिखा रहा है?
आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होना? इससे अच्छा तो तू मुझे जीते जी ही मार देता। कम से कम ये दिन तो ना देखने पड़ते। बेचारी सोनाक्षी अपने बच्चे को लेकर एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और वो बहुत बुरी तरह भीग चुकी थी। उसका बच्चा दूध के लिए रोने लगता है। अब और कोई चारा नहीं है मेरे पास। मुझे अपने मुन्ना को बारिश में ही दूध पिलाना होगा। सोनाक्षी अपने मुन्ने को दूध पिलाने लगती है, जिसके बाद वो उसे चुप कराकर फिर से चलना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वो घने जंगलों में पहुंच जाती है, जहां उसे एक टूटी फूटी झोपड़ी नजर आती है। आज की रात गुजारने के लिए यही झोपड़ी ठीक रहेगी। सोनाक्षी अपने मुन्ना को लेकर झोपड़ी में पहुंच जाती है और उस रात वो उसी झोपड़ी में निकालती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सोनाक्षी को बहुत तेज भूख लगती है, जिसके चलते वो रेड लाइट पर लोगों से भीख मांगना शुरू कर देती है। मेरी मदद करो, मेरा मुन्ना बहुत भूखा है। मुझे भी बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दिन भर भीख मांगने पर भी उसे कोई भीख नहीं मिलती, जिसके बाद जैसे तैसे करके एक गाड़ी से उसे 50 रुपए का नोट मिलता है। वो उससे अपने लिए खाना खरीदती है और जंगल में अपनी झोपड़ी की तरफ जाने लगती है। झोपड़ी के बाहर उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई पड़ती है। अरे अरे, क्या ये झोपड़ी आपकी है? बेटा, ये झोपड़ी मेरी नहीं है। मैं तो बस यहाँ खाना मांगने आई थी। क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे दोगी? कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। उस बूढ़ी औरत की हालत देखकर सोनाक्षी को उसके ऊपर तरस आ जाता है, जिसके बाद सोनाक्षी अपना लाया हुआ खाना उस बूढ़ी औरत को खिला देती है। जैसे ही बूढ़ी औरत खाना खा लेती है, वो अचानक से एक देवी माँ के रूप में बदल जाती है। डरो मत, मैं इस जंगल की देवी हूँ। कल रात मैंने तुम्हें यहाँ सोते हुए देखा, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा लेने तुम्हारे पास पहुँच गई। तुम बहुत अच्छी हो। खुद ना खाकर तुमने मेरी मदद की, लेकिन तुम अपने बच्चे के साथ यहाँ क्या कर रही हो? मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और गौरी मैडम से शादी करके उसे घर ले आया। उसने मुझे और मेरे बेटे को घर से निकाल दिया। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसीलिए मैं यहाँ चली आई और पूरे दिन भीख मांगकर मैंने अपने लिए खाना खरीदा था। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ऐसा कहते ही देवी माँ के हाथों से उस टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ से एक रोशनी निकल पड़ती है, जिसके बाद वो टूटी फूटी झोपड़ी एक सोने के सुनहरे घर में बदल जाती है। आज से ये सोने का सुनहरा घर तुम्हारा हुआ। तुम इसमें आराम से रह सकती हो। इसके अंदर रहने की सभी सुख सुविधाएं हैं। ऐसा कहकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद सोनाक्षी अपने मुन्ना को लेकर उस घर में चली जाती है। अरे वाह, ये घर तो बहुत खूबसूरत है। इतना सुंदर घर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। कुछ ना खाने की वजह से मैं अपने मुन्ना को दूध भी नहीं पिला पाऊंगी। जैसे ही सोनाक्षी ऐसा कहती है, उस जादुई घर के अंदर से अपने आप उसके सामने खाना प्रकट हो जाता है। खाना देखकर वो बहुत हैरान रह जाती है। अरे ये क्या? ये सुनहरा सोने का घर सोने का ही नहीं बल्कि जादुई भी है। सोनाक्षी ऐसा कहकर उन सभी पकवान को खाने लगती है, जिसके बाद वो आराम करने के लिए कमरे में चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सोनाक्षी अपने मुन्ना को दूध पिला रही होती है, लेकिन जैसे ही वो अपने मुन्ना को दूध पिलाने की कोशिश करती है, उसके मुन्ने के शरीर का तापमान बहुत ज्यादा गर्म होता है। हे भगवान, मेरे मुन्ना की तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो मेरे मुन्ना को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए पैसे भी नहीं है। सोनाक्षी के ये कहते ही उसके सामने कई सारे नोट प्रकट हो जाते हैं। अरे वाह, इतने सारे पैसे! इन पैसों से तो मैं अपने मुन्ना को अच्छे हॉस्पिटल में दिखा सकती हूँ। ऐसा सोचकर सोनाक्षी टाइम को बर्बाद किए बिना ही डॉक्टर के पास पहुँच जाती है और अपने मुन्ना का चेकअप करवाती है, जिसके बाद डॉक्टर उसे दवाइयाँ लिख कर दे देते हैं। सोनाक्षी दुकान पर जाकर दवाइयाँ ले आती है और अपने मुन्ना को सारी दवाइयाँ समय से खिला देती है। कुछ ही समय में उसका मुन्ना बिल्कुल ठीक हो जाता है। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। आज अगर देवी माँ ने मेरी मदद ना की होती तो पता नहीं क्या होता। सोनाक्षी ऐसा कहने के बाद अपने मुन्ना को अपने सीने से लगा लेती है। देखते ही देखते अब उसका मुन्ना बहुत बड़ा हो जाता है और वो अपने बेटे को स्कूल भेजना शुरू कर देती है। उसकी जिंदगी की सारी परेशानियां लगभग खत्म हो जाती है और वो अच्छे से रहने लगती है। एक दिन सोनाक्षी अपने बेटे तरुण को स्कूल लेने जाती है। ओहो, इतनी देर हो गई। तरुण अभी तक स्कूल से बाहर ही नहीं निकला है।
सोनाक्षी अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही होती है। तभी वहां अचानक से एक गाड़ी का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है। उसी समय सोनाक्षी का बेटा तरुण भी स्कूल से बाहर आ जाता है। सोनाक्षी तुरंत उसे गले से लगा लेती है। अरे बेटा, मेरे पास रहो, उधर मत जाना, पता नहीं किसी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। देखते ही देखते गाड़ी के पास लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जिसके बाद सोनाक्षी भी उस आदमी को देखने के लिए गाड़ी के पास पहुंच जाती है। जैसे ही सोनाक्षी उस आदमी को देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे ये क्या, ये तो विक्रम जी हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर इन्हें सही समय पर हॉस्पिटल नहीं लेकर गई तो इनकी बहुत ज्यादा खून बहने से मृत्यु भी हो सकती है। सोनाक्षी किसी तरह से विक्रम को गाड़ी से बाहर निकालती है और अपनी कार में बिठा लेती है, जिसके बाद सोनाक्षी विक्रम को हॉस्पिटल लेकर जाती है। विक्रम की हालत देखते ही डॉक्टर सोनाक्षी से कहते हैं, देखिए, खून बहुत ज्यादा बह गया है, आपके पति की जान भी जा सकती है और इलाज करने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इतना सारा पैसा ला सकती हैं तो हम इलाज शुरू कर देंगे। देखिए डॉक्टर साहब, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, मैं आपको सारा पैसा ला कर दूंगी। सोनाक्षी अपने बेटे तरुण को कार में बिठाती है और अपने सोने के सुनहरे घर में पहुंच जाती है, जिसके बाद सोनाक्षी कहती है, ऐ जादुई घर, आज मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मेरे पति हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके इलाज के लिए मुझे पूरे 5 लाख रुपए की जरूरत है। मुझे 5 लाख रुपए दे दो। सोनाक्षी के ऐसा कहते ही जादुई सोने के घर के अंदर से उसे 5 लाख रुपए मिल जाते हैं, जिसके बाद वो उन पैसों को सीधा डॉक्टर को दे देती है। डॉक्टर साहब, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पति को बचा लीजिए। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब कुछ घंटे ऑपरेशन चलने के बाद डॉक्टर सोनाक्षी के पास जाकर उससे कहते हैं, आपके पति की जान बच गई है, आप चाहें तो उनसे मिल सकती हैं। जैसे ही सोनाक्षी अपने पति विक्रम से मिलने जाती है, उसका पति विक्रम हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगता है। मुझे माफ कर दो सोनाक्षी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। दरअसल जिस लड़की से मैं प्यार करता था वो कोई अमीर घर से नहीं थी, बल्कि एक चोरनी थी। उसने मेरा सब कुछ चुरा लिया, जिसके बाद मैं डिप्रेशन में पहुंच गया था और मैं मरना चाहता था, लेकिन सही समय पर तुमने मुझे बचा लिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मुझसे माफी मांगने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा फर्ज था जो मैंने निभा दिया, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रह सकती। मैंने तो ये सब बस इसलिए किया था कि मेरा भगवान मुझसे नाराज ना हो, क्योंकि एक पत्नी का फर्ज होता है अपने पति के हर सुख दुख में साथ रहना। इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया। अब तुम कुछ भी करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं बस अपने मुन्ना के साथ ही रहूंगी। जिसके बाद सोनाक्षी अपने मुन्ना का हाथ थामती है और अपने जादुई सुनहरे घर में आकर उसके साथ खुशहाल रहने लगती है। दौलतपुर गांव में चेताली और मिताली नाम की ननद भाभी रहा करती थी। मिताली का पति प्रवीण कपड़ों का थोक व्यापारी था, जो बड़े बाजार में होलसेल में कपड़े बेचा करता था। उनका जीवन कम में भी खुशी के साथ रहा करता था। ननद भाभी में बहनों जैसा प्यार था। चैताली, जरा दरवाजे पर देखो तो तुम्हारे भैया कहाँ रह गए? नहीं भाभी, भैया दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। ये सुनकर चैताली सुर्ख लाल साड़ी में सजी धजी हुई रसोई घर से बाहर आकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी चैताली मुस्कुराते हुए कहती है, बेचारी मेरी भाभी, इतने घंटे लगाकर मेरे भ्राता श्री के लिए सजी धजी, लगता है भैया के आने तक आपके चेहरे का मेकअप मात दे जाएगा। चैताली, आज के दिन तो अपनी भाभी को मत सताओ। अरे भाभी, आज का दिन तो बेहद खास है, क्योंकि आज ही के दिन तो ठीक 3 साल पहले हम दोनों भाभी और ननद के नाते में बंधी थी। मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ जो मुझे माँ जैसी भाभी मिली। चैताली अभी ऐसा कह ही रही थी कि अचानक तेज आंधी तूफान उठ जाता है और बिजली की गड़गड़ाहट, पूरे गांव में नगाड़े की नाई गूंज उठती है। ये देखकर मिताली घबरा कर कहती है, ये अचानक से मौसम को क्या हो गया? जाने प्रवीण कहाँ रह गए? मिताली अभी ऐसा कह ही रही थी, तभी फोन की घंटी पूरे घर में गूंज उठती है। चैताली झट से फोन उठाती है, तभी वह कुछ ऐसा सुनती है कि फोन झुंझलाहट के साथ उसके हाथों से छूट जाता है। क्या हुआ चैताली? फोन पर कौन था? भाभी, भैया। इतना कहने के बाद दोनों ननद भाभी भरी बरसात में नंगे पांव दौड़ती भागती हुई एक सड़क पर पहुंचती हैं, जहां खड़ी भीड़ को चीरते हुए वह देखती हैं कि प्रवीण बिजली की तारों में मरा पड़ा है। प्रवीण का चेहरा पीला पड़ चुका था। कुछ देर बाद बरसात तो थम जाती है, मगर ननद भाभी के आंखों के आंसू सूखने का नाम नहीं लेते।
2 दिन बाद। ये सब क्या हो गया भाभी? भैया हमसे दूर क्यों चले गए? शायद भगवान को हमारी खुशियां खल रही थी चैताली, इसलिए तो उसने क्षण भर में हमारे हंसते खेलते घर परिवार को क्षणभंगुर कर दिया। ऐसा कहते हुए ननद भाभी का दर्द उदास आंखों से फूट पड़ता है। तभी उनके दहलीज पर रईस रायचंद दस्तक देते हुए बरसाती बादल की तरह गरजते हुए कहता है, अरे ओ चैताली मिताली, कहाँ हो दोनों? बाहर आओ। इतनी भोर सवेर कौन हो सकता है? चलकर देखते हैं चैताली। अगले ही पल, अरे रायचंद साहब, आप यहाँ? हाँ मैं। प्रवीण ने मुझसे कपड़ों के कारोबार के लिए लाखों रुपए का कर्ज लिया था। ससुरा सूद ब्याज दोनों खाकर मिट्टी में मिल गया। अब उसकी भरपाई तुम दोनों ननद भाभी करोगी। चलो उठाओ अपनी गठरी और निकलो यहाँ से। इतने बेरहम ना बनो रायचंद जी, हम ननद भाभी के पास कोई दूसरा आसरा भी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? जाओ, जाकर किसी मंदिर की सीढ़ी पर हाथ पसार कर भीख मांगो, दोनों ननद भाभी। बेघर हुई ननद भाभी आंखों में आंसू लिए नंगे पांव निकल पड़ती हैं। आंसू पोंछ लो भाभी, आपको याद है भैया हमेशा कहते थे आंसू बहाना बुज़दिली है। ऐसा कहते हुए दोनों ननद भाभी काम की आस में लोगों का किवाड़ खटखटाने लगती हैं, मगर हर ओट से उन्हें निराशा ही मिलती है। ढलते सांझ के साथ उनका ढांढस घटना शुरू हो जाता है। भूख से छनछनती हुई ननद भाभी एक दूसरे को निहारती हुई बोलती हैं, देखो भाभी, सूरज ढल गया है और मुझे भूख भी लगी है। वो देखो चैताली, वहाँ मंदिर में बड़ी भीड़ लगी है, शायद कोई धनी व्यक्ति भंडारा करा रहा है, चलो चलते हैं। भूख से छछनती हुई दोनों ननद भाभी भिखारियों के संग भीड़ की कतार में लग जाती हैं। काफी देर बाद उन्हें खाना मिलता है। दोनों ननद भाभी भिखारियों के बीच बैठी खाना खाने लगती हैं और धीरे धीरे दोनों ननद भाभी भिखारियों के भीड़ में मिल जाते हैं। भगवान के खेल भी कितने अजीब हैं ना भाभी, जब चाहता है राजा को रंग और जब मन चाहे करोड़पति को भी भिखारी बना देता है। देखो आज हम दोनों ननद भाभी भी भिखारी बन गई। हाँ चैताली, भगवान इंसानों को अपने इशारों पर जब चाहे कठपुतली की तरह नचा सकता है। अब देखो ना, बेरोजगारी और भूख की मार ने आज हम दोनों ननद भाभी को भी इस मंदिर की सीढ़ियों से मिला दिया। ऐसे ही समय बीतता है। दोनों ननद भाभी भिखारी बनकर अपना जीवन यापन करती हैं। तभी एक रोज रायचंद उस मंदिर में आता है। सभी भिखारियों की भीड़ उसे घेर लेती है। फिर जैसे ही रईस रायचंद की निगाह भिखारी ननद भाभी पर पड़ती है, वह हंसी उड़ाते हुए कहता है, तुम दोनों ननद भाभी की दशा तो बड़ी निराली हो गई है। मुझे नहीं पता था कि मेरी भविष्यवाणी तुम ननद भाभी को भिखारी बना देगी। देखो कैसे चिथड़ों में जिंदगी काट रही हो तुम। राम राम, कैसे बुरे दिन आ गए तुम्हारे। रायचंद अपनी रईसी के रुझान दिखाकर दोनों ननद भाभी को नीचा दिखाता है, जिस कारण भिखारन ननद भाभी की आंसू से भरी आंखें डबडबा जाती हैं। समय बीतता है। दोनों ननद भाभी भीख मांगकर अपना पेट भरती थी। फिर एक दिन एक गाड़ी मंदिर के पास से गुजरती है, जिसमें सवार एक शख्स कहता है, सुनो सुनो सुनो, बढ़ती हुई भीषण सर्दियों के कारण सरकार का आदेश है कि अगले 1 माह तक सभी हॉल्ट बाजार से लेकर मंदिर बंद रहेंगे। सभी श्रद्धालु और भक्तजनों से अनुरोध है कि अपने घर में रहें। ऐलान सुनकर भिखारी ननद भाभी झुंझला उठती हैं। शब्द मानो उनका साथ छोड़ देते हैं। तभी वह कहती हैं, अब क्या होगा भाभी, मंदिर के द्वार बंद पड़ने से हम ननद भाभी तो दाने दाने के घटी के चलते भूखे मर जाएंगी। काफी देर सर खपाने के बावजूद भी भिखारन ननद भाभी किसी नतीजे तक नहीं पहुंचती। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं। भूख के कारण उनका चेहरा बेहद फीका पड़ जाता है, मगर पूरा गांव मानो गहरे सन्नाटे में सोया था। सिसियाते दर्द लहजों में जूझती हुई भिखारन ननद भाभी के कदम खाने के कौर के लिए कूड़ेदान में पहुंच जाते हैं, जहां पड़ी सूखी रोटियां देखकर उनकी आंखों में एक ललक उभर आती है और वह उन रोटी पर लपक पड़ती हैं। तभी चैताली की नजर एक चमकती हुई पर्ची पर पड़ती है। भाभी, ये कूड़ेदान में कैसी पर्ची है? अरे चैताली, इस कूड़े की च में बघार के सिवाय क्या होगा? तुम खामखा सर मत खपाओ। मगर भाभी, ये तो कोई लॉटरी की टिकट लगती है। इसके पीछे लॉटरी की टिकट बेचने वाले का पता भी दर्ज है। ये देखकर दोनों ननद भाभी के आंखों में एक आस उजागर हो जाती है, जिसके बाद भागती हुई उस पते पर पहुंचती हैं जहां रॉबिन नाम का एक शख्स लॉटरी की टिकट बेच रहा होता है। उसके चारों ओर बड़ी भगदड़ मची होती है। वह जैसे ही उसे लॉटरी की टिकट दिखाती है, रॉबिन खुशनुमा अंदाज में कहता है, बहुत बहुत बधाई आप दोनों ननद भाभी को।
भैया आपकी पूरे 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। रॉबिन के मुंह से इतनी बड़ी रकम सुनकर दोनों ननद भाभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। 5 करोड़? भाभी, मुझे तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा कि हम दोनों करोड़पति बन गई। रॉबिन की सहायता से ननद भाभी की लॉटरी की रकम मिल जाती है, जिसके बाद वह रायचंद के कर्ज के बड़े बोझ को चुकता करके अपना घर वापस पा लेती हैं और उस मिट्टी पर एक आलीशान बड़े से घर की नींव रखती हैं, जहां ऐशो आराम की सभी चीज मुहैया होती है, और मुंडेर पर खड़ी पूरे गांव को निहारती हुई कहती हैं, देखो भाभी, एक बार फिर हम ननद भाभी के भले दिन आ गए हैं। अब हमें अपनी पेट की आग बुझाने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगना पड़ेगा। हाँ चैताली, अब हमें दर दर की ठोकर खाते हुए भूखे प्यासे ठंड में ठिठुरना नहीं पड़ेगा और ना हमारे पाँव को पत्थर से ठेस लगेगी। इस तरह भिखारन ननद भाभी का जीवन अर्श से फर्श पर पहुंच जाता है। दुख जितना बड़ा हो उसका प्रतिफल उतना ही बेहतर होता है। कल तक जो नंद भाभी भीख पर निर्भर थी, आज वह भिखारियों को निष्दिन खाना बांटती नजर आती हैं।